मीनू जी, मैं आपके यहाँ हूँ। जो स्वामी जी ने अपना व्यक्तिगत अनुभव बतलाया और उन्होंने कहा कि मोदी जी और खट्टर साहब ईमानदार हैं, लेकिन फिर मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें वो ईमानदारी की बात कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल भेज देंगे। वो जाते नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी अब इतने ताकतवर है कि वो जा ही नहीं पाते हैं जेल। कमजोर आदमी को तो उठा करके बंद कर देती है पुलिस। अभी मैं कल परसों में देख रहा था कि वो जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो उनके चाचा हैं, क्या नाम, मैं अभी अचानक भूल गया, शिवराज नहीं, शिवपाल मुझे और नहीं, क्या शिवपाल नाम है, यादव शिवपाल शिवपाल यादव। यादव, शिवपाल शिवपाल। तो शिवपाल जी का सेक्रेटरी, जो उनका जो पीएस है, वो बाहर निकला रात में घर जाने के लिए और उनको पुलिस ने पकड़ लिया, ये कहते हुए कि तुम्हारे पास पिस्तौल है। और फिर पुलिस जबरन पकड़ के ले गई। फिर शिवलाल यादव जी को पता चला और पूरी भीड़ आई और फिर उनको जो है पुलिस ने छोड़ा। तो यहाँ तो देश के नागरिकों के साथ क्या होता है ये जन जन जानता है, कोई ऐसा छुपा नहीं है। हर आदमी डरता है, पुलिस की वर्दी देखते ही डर जाता है। इसलिए डरता है कि उसको लगता है ये पता नहीं किस चीज में फंसा देगा। पुलिस को इसलिए नहीं सोचते कि ये प्रोटेक्ट करेगा, पुलिस को इस तरह सोचते हैं कि ये फंसा देगी पुलिस। खैर, तो मीनू जी, मैं आपके पास आऊं और जो कहा आलोक भाई ने कि ये जो है सब नाटकबाजी है और ये सारा जो है वो एक सिनेमा जिस तरह से प्रेजेंट करता है अपने आप को ग्लैमरस अंदाज में, नेता भाषण देने के लिए भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि पब्लिक भी तो वहीं शामिल है। तो क्या ये एक और आलोक भाई ने जो बात कही कि शिक्षा का स्तर हमारा कम है इसलिए हम भ्रष्टाचार में डूबे हुए, अगर हम शिक्षित होते तो भ्रष्टाचार नहीं करते। लेकिन जो एक अनुभव मैं बताऊं कि जो 2G घोटाला की बात कही, और उसमें जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, वो व्यक्ति तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, उस डिपार्टमेंट का हेड था। उसने कहा था और बाद में उसने माफी मांगी और तमाम हुआ। तो ये क्या है, क्या शिक्षा, हमें अशिक्षित होने की वजह से हम भ्रष्टाचारी होते हैं, या शिक्षा हमको भ्रष्टाचार को करने और उसको छुपाने का भी गुण दे जाती है? देखिए, मेरे ख्याल से शिक्षा से इतना संबंध नहीं है जितना कि हमारा नैतिक मूल्यों से संबंधित है ये बात। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं जो देश में, वो शायद हमें इस भ्रष्टाचार के बारे में शिक्षा नहीं देते, या देते भी हैं तो वो बड़ी सुपरफिशियल होती है, उथली उथली शिक्षा है, असली शिक्षा नहीं होती है। जैसा कि एक बड़ा कॉमन सी एक कहानी चलती है कि भाई किसी ने आदमी ने उधार ले रखा था किसी से, और वो उसके घर पहुंचा, उसने कुंडी खटखटाई कि भाई उधार के लेने के लिए आया वो। तो बेटा और बाप घर में थे, बच्चा छोटा था। बाप ने कह दिया कि कह दिया है नहीं पापा घर में। तो वो वहां से सीख जाता है, ये एक झूठ बोलना सीखा, और वहां से सच को पर पर्दा डालना सीखा। और नैतिक मूल्य ये नहीं है ना, ये सिखाया जाता है कि भाई हमारे अधिकार है ये, और हमें इसके लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस देश में ये हो गया है कि आप अगर सरकारी विभाग से भी कोई काम कराने जाए, आपने ड्यू एप्लीकेशन दे रखी है और फी भर रखी है, समझो आपको बिजली का मीटर लगवाना है, और आपने पूरी फीस भी दे दी है, भर के भी आए हैं फॉर्म वगैरह सब कुछ। लेकिन जो लाइनमैन जब मीटर लगाने आएगा तो उसको पैसा चाहिए, उसको 1,000 रुपया चाहिए मीटर लगाने का। किस बात का? भाई हमारा राइट है, हमने पैसा भी दिया है लगाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये देश ऐसा है कि जिसमें कि सरकारी नौकरी और राजनीति एक पैसा कमाने का जरिया है। लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी में भाई बताएंगे भाई ऊपर की कमाई भी बहुत है उस नौकरी में, और जो अंदाजा लगाते हैं लोग नौकरी का नेचर क्या है, अगर उसमें ऊपर की कमाई है तो बहुत बढ़िया है, नौकरी ऊंची नौकरी मानी जाती है। नहीं है तो हाँ ठीक है, सरकारी नौकरी में है, बाबू है। तो और आजकल तो खैर बाबू का भी यही है। बात यहाँ प्रधानमंत्री जी की भी चल रही थी। प्रधानमंत्री जी, देखिए आप सभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ईमानदार हैं, खट्टर जी ईमानदार है। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री अगर ईमानदार हैं तो उन्हें पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए, और उसकी सार्वजनिक करें पूरा लेखा जोखा कि भाई जो भी पीएम केयर फंड का पैसा आता जाता है उस वो कहाँ खर्च होता है, कहाँ से आता है। देखिए उसमें सरकारी कंपनियों प्राइवेट कंपनियों का सीएसआर का पैसा लगा हुआ है, सरकारी कर्मचारियों ने उसमें पैसा दिया था अपनी सैलरी से। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये भ्रष्टाचार नहीं है? या इतने अज्ञानी है प्रधानमंत्री जी? अज्ञानी तो नहीं हो सकते, क्योंकि पीएम केयर फंड में लगातार सवाल उठते रहे हैं, वो वहां तक पहुंचती होगी पीएमओ तक बात। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि नैतिकता, नैतिक मूल्यों का ज्यादा संकट है हमारे देश में। और जी। ऐसा नहीं है कि शिक्षा आज का स्तर तो आजादी के जी बाद से जी। बढ़ता चला जा रहा है। तो लेकिन अभी भी जो है ना, लोग समझने नहीं चाहते। जैसे अभी नोटबंदी हुई, उसमें यह हुआ था कि काला धन मिटाने के लिए नोटबंदी की गई है।
काला धन बोले तो भ्रष्टाचार, लेकिन क्या हुआ नोटबंदी में? ये भ्रष्टाचार जितना नोटबंदी में के दौरान हुआ काले को सफेद करने का, वो कहीं हुआ ही, सुना ही नहीं होगा आपने। मीनू जी, जल्दी जल्दी से मैं आपके पास आता हूँ, फिर थोड़ा सा छोटा सा जवाब दूंगा प्रियांशु से भी। ये बहस तो वो है जो सुरसा का मुंह जो है ना, उसकी तरह है। हमारे पास इतने अनुभव है, इतनी घटनाएं कि हम लोग अपने अपने अनुभव ही सुनाने लगे तो 2-4 घंटा तो हर आदमी ले लेगा, और सबके पास बोलने के लिए है, चूंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जिससे सब दो चार हो चुका है। लेकिन एक जो है, एक बड़े अच्छा उन्होंने कहा, एक साथी जो है, वो मैं भी इस बात को कहता हूँ, SMS करके उनका नाम है, SMS लिखा उन्होंने, कि हम जो है, जो धनवान व्यक्ति है उसको जो है सम्मान देते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो प्रोफेसर है, उसको उतना सम्मान हम नहीं देते। हम अक्सर देखते हैं, हम अपने इलाके की बात करें तो जिसने घर बना लिया बहुत बढ़िया, जिसने गाड़ी ले ली, जिसने बैंक बैलेंस बना लिया, उसको बड़ा अच्छा कहा जाता है, बोले क्या सफल आदमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं समय साहब। और जो है अब तो ये आलम आ गया है कि समाज में उनको सम्मान मिलता है। लोग अपनी बेटियों के लिए अपनी जो लड़की जो लड़का ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं कि ऐसा आदमी मिले जो बढ़िया पैसा कमाए, और उनके बाबूजी, और बड़ा खुश होते हैं कि उनके बाबूजी भी जो है फलाने डिपार्टमेंट पे थे और खूब पैसा कमाए, वहां पटना में भी घर बनवा लिए हैं, बॉम्बे में भी एगो खरीद के दे दिए हैं, बेटा वहां पढ़ रहा है उसको भी खरीद के दे दिए हैं, और बड़ा भारी पैसा है, और बड़ा गर्व से बोलते हैं लोग। और अगर कोई आदमी ईमानदार है जिसने पैसे नहीं कमाए, अरे मारिए, ये कुछ ही करेंगे, ये आदमी कुछ नहीं है, किसी काम के नहीं है, इस तरह का भाव है समाज में आ गया है। ऐसे में नमक का दरोगा कहानी जो है कहाँ प्रासंगिक है, वो तो समझ में नहीं आता। हालांकि मैं अक्सर बोलता हूं कि फाइनली जो है, सबसे भ्रष्ट आदमी को भी एक ईमानदार आदमी की जरूरत है, जो उसके प्रति ईमानदार रहे, उसके भ्रष्टाचार को छुपाए, ये सबको जरूरत है। इसलिए जो कहते हैं, प्रोफेसर स्वामी ने कहा कि फलाना ईमानदार है, ढिकाना ईमानदार है, लेकिन उस ईमानदार के, वो ईमानदार एक ढक्कन की तरह है, या कहिए कि उसको तिरपाल की तरह है जो सारे बेईमानों को ढका हुआ है। मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूं कि हम जो चुनावी प्रक्रिया हमारी है, मैं उस पे आता हूं। चुनावी जो प्रक्रिया हमारी है, संविधान ने भले कह रखा है कि कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है, 25 साल से या उससे ज्यादा उसकी उम्र है, दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन क्या स्थिति ऐसी है, चुनाव लड़ सकता है ऐसे कोई सामान्य आदमी, और चुनाव लड़ सकता है, लेकिन क्या चुनाव जीत सकता है? वो ऐसी स्थिति है। चुनाव जीतने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ये हम सब जानते हैं इस बात को। और हम नागरिक भी देखते हैं कि जो जितना ज्यादा पैसा खर्च करता है, हेलीकॉप्टर से आया, दारू पिलाया, पैसे बांटे, ये साड़ी बांटी, छाता दिया, अभी देखिए वहां छाता बांट रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो इस तरह के, जिसको मोदी जी रेवड़ी बोलते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे सामने है। लेकिन पहले के लोग जो है, जब भ्रष्टाचार की बात आती थी, तो नेता हो या प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, वो शर्मिंदा होते थे, और उनको लगता था कि हाँ ये गलत तो है। लेकिन पहली बार हमें देख रहे हैं कि शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, और हम बार बार ये झूठ बोलते रहते हैं कि हम करप्शन पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? समाज इतना कैसे बदल गया कि हम जो शीर्ष पे बैठे हुए नेता इस तरह से झूठ बोल देते हैं और कार्रवाई नहीं होती? तो या तो वो आरोप झूठा है जो लगाया था आपने, या अभी झूठ बोल रहे हैं जो आपने कहा है। जी जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो समाज है उसमें एक भ्रष्टाचार को एक सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी है। कहने के लिए हम चर्चा में यहाँ बैठे हैं, हम भी बोल रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सामाजिक स्वीकृति जो मिली है, वो अगेन मेरा फिर आता है कि नैतिक मूल्यों में गिरावट, बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। और जिन नेताओं की आपने, पुराने नेताओं की बात जो आपने की, तो वो जो पुराने नेता थे आजादी के बाद के, उनका मकसद था राष्ट्र निर्माण। मतलब वो राष्ट्र निर्माण के लिए ये इस तरह की तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरीके का कि हम राजनीति में पैसा कमाने के लिए आए हैं। उनका ये था कि आजादी मिली है, अब देश का निर्माण करेंगे अपना, और उन्होंने किया भी जितना वो अपनी हदों में रह के अपने सीमित संसाधनों में कर भी सकते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि वे राष्ट्र निर्माण तो हो गया है, अब इसके ऊपर जो फल लग रहे हैं उन्हें तोड़ने का टाइम है। अब उसमें लीगली इलीगली किसी भी तरीके से कोई भी हत्या, कोई भी हथकंडा अपनाया जाए, वो फल तोड़ने की तैयारी है। और देखिए, आम आदमी हो या सरकारी आदमी हो, दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं। अभी जैसे सत्यम की बात हुई, सत्यम टेक्नोलॉजी की बात हुई, तो उसमें प्राइवेट कंपनी भी जिम्मेदार है और सरकार के बैंक के कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं। दोनों की मिलीभगत से हुआ ना, तो वही हुआ कि सरकारी कानून को तोड़ना मरोड़ना एक
स्वीकृति मिल चुकी है उसको कि अगर आपके बैंक ऑफिसर से अच्छे संबंध है तो आप कुछ कितने भी करोड़ों रुपया लेके छुमंतर हो सकते हैं। और जो नेता है सरकारी विभागों में भी आप देखेंगे, जो ईमानदार नेता है उनके ट्रांसफर ही होते रहते हैं, उनको टिकने ही नहीं दिया जाता किसी विभाग में। जो ईमानदार हैं, ऐसा नहीं है सब खत्म हो गए हैं, कई नेता कई अफसरों के उदाहरण आते हैं। और दूसरी बात ये कि विसिल ब्लोअर्स, जो कि जो जो सरकारी अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने अपने विभाग के भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाई, या तो वो ट्रैक्टर से कुचल दिए गए या ट्रक से कुचल दिए गए या रातों रात वो कहाँ गायब हो गए, किसी को पता नहीं है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का बीड़ा उठाएगा कौन? कोई भी नहीं उठाएगा। कौन मरना चाहता है जीवन में अपने? और भ्रष्टाचार धनंजय जी एक तरह का नहीं है, हम केवल पैसे से संबंधित भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हजार तरह का भ्रष्टाचार इस देश के अंदर है। सही यही बात मेरा है, कहना है। सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात।